हाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे। आधा टॉपिक कर लिया था, ठीक है। कहां तक छोड़ा था? वी हैव प्रॉपरली कंप्लीटेड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस में मैं पहले आपको सोच रही थी कि आपको एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एब्जॉर्प्शन बताऊं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर मैं आपको हिंट दे दूंगी तो वहां पर अपन को अनवांटेड टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा और एज इट इज आपको मैं क्या बोल दूंगी कि वहां आपने देख लिया था। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में फिर क्या होगा, नए सिरे से पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन बताना पड़ेगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन ने कहां पर छोड़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने यहां पर लास्ट टाइम में पढ़ा था कि यहां से अब जो फूड है वो एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी है, क्योंकि फूड सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या है, टूट चुका है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इसके कंटिन्यू में लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? क्या चल रहा था? पहले एक काम करते हैं, हमेशा हेडिंग डालेंगे जिससे कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्चुअली मैम पढ़ा क्या रही है। आशीष, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जूही, शशांक, निकिता, कोई दिक्कत? जब भी कोई दिक्कत हो आप अपना हाथ ऊंचा करके मुझसे इंस्टेंट पूछ सकते हैं, कोई झिझकने की बात नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, 50 बार पूछो, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है देखो, हेयर फाइनल डाइजेशन अकर्स एंड गेट्स कंप्लीटेड। होने के बाद प्रोसीजर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड गेट्स कंप्लीटेड, एंड गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे एंड गेट्स कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया, मीन्स नाउ द फूड कम्स इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म एंड रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नाउ द फूड कम्स in absorbable forms, in absorbable forms, in, एक मिनट इसको वापस से लिखती हूं मैं, in absorbable form and ready for absorption, and ready for absorption, ठीक है। अब बात ले देकर किस पे आती है कि एब्जॉर्प्शन होगा कैसे, एब्जॉर्प्शन होगा कैसे। चलो एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड पढ़ते हैं। इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ रहे हैं, वहां पर क्या है, जो पढ़ा है उसकी एक लाइन को रिपीट कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन, देखो इंजेशन हो गया, डाइजेशन चल रहा है, अब डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन पे आ गए हैं। तो एब्जॉर्प्शन का पार्ट क्या हमने बीच में ले लिया, क्योंकि अगर लिवर और पेंक्रियाज बाकी हैं वो क्या है, डाइजेशन करवाएंगे, ठीक है। देखो एब्जॉर्प्शन में क्या है, फूड एब्जॉर्ब्ड and get in blood. Food absorbed and get in blood. बात खत्म हो गई। Food absorbed and get in blood. अब देखो ब्लड में आ गया, कैसे आया? देखो ये डायग्राम है आपके, ये डियोडिनम है, जेजुनम और इलियम, डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। समझ लो फूड क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। पिंक कलर के क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। नाउ हेयर इज द ब्लड, नाउ हेयर इज द ब्लड।
अब आप फूड को कैसे ट्रांसफर कराओगे भाई? ये जो फूड पच के रेडी हो गया है, जो बिल्कुल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ गया है, आप उसको ब्लड में कैसे भेजोगे? ऐसे, एब्जॉर्प्शन के जरिए। अब आप मुझे बात बताओ, दैट मीन्स ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडेनम, जेजुनम, इलियम है, इसमें किसी न किसी चीज की प्रेजेंस है। टिश्यू में पढ़ा था माइक्रोविलाई ऐसे है, यहां पर मान लो ये कुछ ब्लड को देना है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे कॉइलिंग में स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये ब्लड है। अब सामान क्या है, इसको देना है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा चीज ब्लड एब्जॉर्ब करनी चाहिए, तभी वो सेल्स को पहुंचा पाएगी और ज्यादा से ज्यादा एसिमिलेशन हो पाएगा। ये चीज यहां आ गई। अब आप मुझे बताओ, यहां मैं कंसिडर कर सकती हूं कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे, जो कि जिन विलाई में देखो, अब मुझे बताओ कि ये विलाई तो क्या सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ये विलाई तो क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन विलाई का कनेक्शन अपन को ब्लड से भी करना है, क्योंकि विलाई सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं और फूड को ब्लड में दे रहे हैं। दैट मीन्स इस विलाई के अंदर में कोई ना कोई ब्लड का ऐसी चीज डालूं जो फूड इस विलाई में आए और उसके साथ ब्लड का कनेक्शन करके मेन ब्लड स्ट्रीम में जाकर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। ठीक है, तो बात क्या होगी, देखो कैसे होगा। ये आपका डियोडेनम है, आप क्या करो, डियोडेनम से समझो, क्योंकि जेजुनम इलियम में आएगा ही आएगा। समझ लो मेरे पास यहां पर स्मॉल रेगुलर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, तो जो भी फूड आएगा वो इसके थ्रू निकल जाएगा। अब मैंने कहा हेयर इज द मेन ब्लड स्ट्रीम, तो विलाई में मैं कुछ डालूं जिससे कि ब्लड कनेक्शन डायरेक्टली हो जाए। विलाई के अंदर भर भर के सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, और ब्लड वेसल्स इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। बाई ब्लड क्या है, ब्लड को अगर सामान को एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो ब्लड के अंदर कोई करियर होना चाहिए। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पतले पतले धागों के रूप में ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, जो मेन ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर सामान को अपने टारगेट लोकेशन पे क्या कर देते हैं, पहुंचा देते हैं। दैट मीन्स इस विलाई के अंदर में येलो ब्लड वेसल्स, तो ब्लड रेड में दिखता है, रेड चौक है नहीं मेरे पास। विलाई हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या होती है, सीधे ब्लड के साथ कनेक्ट हो जाती है, और फूड क्या हो जाता है, ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। फूड क्या हो जाता है, ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या कहूंगी, इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, we are having small and regular finger-like projections, called as villi। विलाई बोलते, कहीं कहीं माइक्रोविलाई भी बोल देंगे, विलाई या फिर माइक्रोविलाई। ठीक है, अब ये विलाई कैसे एब्जॉर्प्शन करती है, विलाई क्या करती है, जिस भी एरिया पे प्रेजेंट होती है उसका ऐसा सरफेस एरिया बढ़ा देती है, तो फट से मैक्सिमम मैटर क्या हो जाता है, इधर से उधर चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों सरफेस एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का काम करवाना है। विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, विलाई इंक्रीजेस the surface area of absorption for food to get more and more absorbed।
मोर एंड मोर एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, अब होता क्या है, अब विलाई अपना फूड एब्सॉर्ब करके किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। ठीक, विलाई एक्चुअली ट्रांसपोर्टिंग absorbed food to the blood, to the blood। ठीक है, दैट मीन्स विलाई के अंदर कोई ऐसी ब्लड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए जो उसे मेन ब्लड से कनेक्ट करे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, विलाई हैज रिच सप्लाई ऑफ blood vessels, villi has rich supply of blood vessels which in turn connected to main blood stream, connected to main blood stream। Hence transporting the food from itself to the blood, itself to the blood। ठीक है, ये क्या हो गया, ले दे के आपका एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक भी क्या हो गया, इसके साथ कवर अप हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, कवर अप हो गया। नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके एसेंशियल एसेसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स, जिसको क्या बोलेंगे, लिवर एंड पेंक्रियास। क्या बोलेंगे, लिवर एंड पेंक्रियास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, accessory digestive glands, accessory digestive glands। इसमें पहले नंबर पे कौन सा आएगा, लिवर। क्या होगा, लिवर। ठीक है, लिवर क्या होता है, लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसका वजन अच्छा खासा होता है। देखो डायमेंशनल वाइज आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना, बट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अच्छा खासा बड़ा भारी ग्लैंड होता है। ठीक है, अब ये मदद कैसे करता है भाई, मैंने कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्प करता है। लिवर के अंदर जो भी सिक्रीशंस होते हैं या जो भी जूस बनता है उसे बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन हो पाए, इसलिए बाइल जूस को फॉल्स या सूडो डाइजेस्टिव जूस बोलेंगे। सूडो क्यों, कि भाई प्रॉपर्टी तो वो फॉलो अप कर रहा है कि डाइजेशन का पार्ट है, ग्लैंड का पार्ट है, और एज अ बाइल जूस डाइजेस्टिव जूस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसे कोई एंजाइम्स एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनकी वजह से फूड का डाइजेशन हो। मीन्स देयर आर नो एंजाइम्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, देयर आर नो एंजाइम्स फॉर फैट एंड देयर आर नो एंजाइम्स फॉर प्रोटीन्स। किसी भी तरीके के एंजाइम्स अवेलेबल ही नहीं है।
इसलिए द जूस विच इज सिक्रीटेड बाय द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी दैट इज लिवर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसको बाइल जूस बोलेंगे। पर इस जूस को हम फॉल्स या फिर सूडो डाइजेस्टिव जूस बोलेंगे बिकॉज इट इज हैविंग नो एंजाइम्स। इसके पास किसी भी तरीके का फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, एंजाइम्स अवेलेबल नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई इतनी आपको। अब देखो, अवेलेबल नहीं है तो क्या करेगा? जिस काम के लिए ये बना हुआ है वो चीज का इंग्रेडिएंट ही नहीं है तो क्या करोगे? देखो ये क्या करता है, जो लिवर होता है, लिवर के अंदर जो बाइल जूस होता है उसका पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है, मतलब वो एल्कलाइन नेचर का होता है। जहां पर भी प्रेजेंट होगा मीडियम क्या बना देगा? एल्कलाइन। मीडियम क्या बना देगा? एल्कलाइन बना देगा। खाना लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां से गुजर के आ रहा है? स्टमक से गुजर के आ रहा है और बहुत ही ज्यादा लो पीएच एसिडिक इन्वायरमेंट से होकर आ रहा है। दैट मीन्स फूड का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक को टच कर चुका है स्टमक में। अब फूड क्या है? स्टमक से गुजर के आया भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में, आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट मीन्स देखो, मैंने पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया है, उसके बाद लिवर और पैंक्रियास पढ़ाऊंगी, इसका इंटर रिलेशनशिप देखना। ठीक है, अब आपने क्या किया? एसिडिक फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में ला दिया। अब वो एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक फूड बहुत टाइम तक आप एक्सेप्ट या परसिस्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसिडिक फूड के अंदर HCl होता है और HCl आपके पर्टिकुलर ऑर्गन की वॉल को डैमेज कर सकता है। दैट मीन्स वहां का इन्वायरमेंट, वहां का क्या है? इन्वायरमेंट आपको एल्कलाइन बनाना पड़ेगा सबसे पहले, जब जाके फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में विथ स्टैंड कर पाएगा। अब बात क्या होती है? आप बोलोगे कि मैम क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया? क्या इंटेस्टाइनल जूस का पीएच क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस का पीएच भी 7 से ऊपर होता है। तो इतना क्या आपके सिलेबस में नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूं। इंटेस्टाइनल जूस का पीएच भी 7 से ऊपर होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस काम करेगा ही नहीं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले वो लिवर को बोलेगा कि आप मेरी मदद करो डाइजेशन में, फिर वो पेंक्रियास को बोलता है कि आप मेरी मदद करो डाइजेशन में, फिर जो बचा कुचा फूड बचता है उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस एक्ट करता है। मतलब उसकी एल्कलिनिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो इंटेस्टाइनल जूस का पीएच 7 से ज्यादा है, जो एल्कलाइन नेचर का है, वो फूड को पॉसिबल ही नहीं है कि एसिडिक इन्वायरमेंट को खींचकर क्या करे? एल्कलाइन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए रोल क्या आता है? लिवर का आता है। लिवर के अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है, उसका पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिवर क्या करता है? बाइल जूस को, जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, लिवर का बाइल जूस किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। लिवर का बाइल जूस किस में आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। वहां पर वो क्या करेगा? फूड के पीएच को एसिडिक से एल्कलीन में कन्वर्ट कर देगा और फूड को विथ स्टैंड करने की प्रॉपर्टी में बना देगा। जब तक फूड वहां पर टिकेगा नहीं, आगे का डाइजेशन होगा कहां से? आपको अगर किसी आदमी से काम है और वो कह रहा है कि आप यहाँ खड़े रहो, मैं आऊंगा और आपको काम करवाऊंगा, तो आपको खड़े तो रहना पड़ेगा ना। जब तक आप खड़े नहीं रहोगे आपका काम होगा कैसे? तो फूड को वहां पर विथ स्टैंड करवाने के लिए उसको एसिडिक इन्वायरमेंट से एल्कलीन इन्वायरमेंट में बदलना बहुत जरूरी है, और वो लिवर का बाइल जूस करता है। तो लिवर का बाइल जूस एक्चुअली मेंटेन्स दी एल्कलाइन नेचर ऑफ फूड विद इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरी चीज क्या करता है? एक और काम होता है बाइल जूस का। भाई बाइल जूस का काम डाइजेशन का तो नहीं है। तो देखो, अगर आपका मान लो आप सिस्टम से जुड़े हुए हो और आप सिस्टम में वो काम नहीं कर पा रहे हो, या आपको आ ही नहीं रहा है वो काम करना, आप में वो प्रॉपर्टी ही नहीं है कि आप उस सिस्टम का पर्टिकुलर काम कर सको, तो आपको दूसरा काम कर लो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस सिस्टम के लिए हेल्पफुल है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है? सूडो डाइजेस्टिव जूस के कारण इनडायरेक्ट काम कर रहा है, डाइजेशन नहीं करा रहा, आगे पीछे और चीजों में हेल्प कर रहा है। दूसरा क्या हेल्प करता है बाइल जूस? फैट्स को इमल्सिफाई करने में मदद करता है। देखो अभी तक आपने फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं पढ़ा, आपने स्टमक में नहीं पढ़ा, ले देके फैट का डाइजेशन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होता है। थोड़ा बहुत स्टमक करवा सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत लाइपेस होता है, पर इतना नहीं होता, नाम मात्र का डाइजेशन हो गया, 0 मतलब मान लो 1% डाइजेशन हुआ। अब फैट क्या होते हैं? फैट जब आप खाते हो, जब आप फैट मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर लेते हो, फैट बड़े सी ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है।
ठीक है, इतने बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने की तो बहुत दूर की बात है और एब्जॉर्ब करने की तो बहुत दूर की बात है। पहले उस बड़े जो खुद के मॉलिक्यूल को ना, उसको लमसम मीडियम साइज में तोड़ना पड़ेगा, फिर वो मीडियम साइज पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे और देन वो टूटकर फाइनली एब्जॉर्प्शन पे जाएगा। तो इमल्सिफाई करना मतलब ब्रेकिंग द बिगर फैट मॉलिक्यूल इनटू इंडिविजुअल स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये काम कौन करेगा? बाइल करेगा। ये काम कौन करेगा? बाइल करेगा। तो बाइल ने हेल्प करी, ठीक है, बाइल ने क्या करी? इस तरीके से हेल्प करी। चलिए इसको क्या करते हैं, लिखते जाते हैं और क्लियर होता जाएगा स्टूडेंट्स आपको। लिवर क्या है? लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लिवर हैज, या हम ये कह सकते हैं कि भाई लिवर ग्लैंड है, तो लिवर क्या करेगा? कुछ सिक्रीट करेगा। लिवर क्या करेगा? कुछ सिक्रीट करेगा। लिवर सिक्रीट बाइल जूस। लिवर सिक्रीट बाइल जूस। सिक्रीशन के नाम क्या है लिवर में? बाइल जूस। अब होता क्या है, बाइल जूस is pseudo digestive juice, is pseudo digestive juice, ठीक है। इधर आ जाओ। pseudo means false, pseudo means false। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बाइल जूस है तो एक डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है, पर इसमें एक्चुअली डाइजेशन करवाने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो दिख रहा है वो अवेलेबल नहीं है। तो सूडो फॉल्स मतलब बाइल बिहेविंग एज अ digestive juice, by behaving as a digestive juice but never participate in actual digestion, बट नेवर पार्टिसिपेट इन एक्चुअल डाइजेशन, ठीक है। बात ये हो गई। तो अब जब एक्चुअल डाइजेशन नहीं करवा रहा है तो क्या करवा रहा है? अदर फंक्शंस क्या है? देखो, बाइल पोर, बाइल जूस को बाइल भी बोल सकते हो। बाइल पोर मतलब बाइल किस में गिर गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में गिर गया, क्योंकि लिवर क्या कर रहा है? सबसे पहले अपना रोल कर रहा है डाइजेशन में, फिर फर्दर पैंक्रियास, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल पोर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी सबसे पहले किस में आएगा? डिओडिनम में। सबसे पहले किस में आएगा? डिओडिनम में, ठीक है। अब क्या कर रहे हो? देखो, अब डिओडिनम में फूड कैसा है? स्टमक से आया है, उसका मीडियम क्या है? एसिडिक। मीन्स डिओडिनम ऑलरेडी रिसीव्ड फूड फ्रॉम स्टमक containing HCl, so medium of food is acidic। medium of food क्या है? acidic है, ठीक है। to withstand
the food here in the duodenum, here in the duodenum for its further digestion, we have to change the acidic environment into alkaline environment. मतलब जो pH 7 से नीचे है उसको खींच के 7 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा. ठीक है. For देखो, to withstand the food here in the duodenum for further digestion, we have to convert the acidic pH of food into basic या फिर alkaline pH. ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैसे होगा, कैसे करवाऊं मैं इसको? This alkalinity is actually given by pouring of bile juice. देखो, ये अल्केनिलिटी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां से मिलेगी? बाइल जूस के उस पर गिरने से. पोरिंग ऑफ बाइल जूस एज पीएच ऑफ बाइल जूस इज alkaline, मतलब more than 7. बात समझ में आई स्टूडेंट्स? अब देखो, उससे क्या फायदा होगा? जैसे ही अल्कलिनिटी आई, फूड क्या करेगा? परसिस्ट करेगा. परसिस्ट करेगा. अब फूड परसिस्ट करेगा, मान लो वो फूड फैट है, तभी तो इमल्सिफाई होगा. तो बाइल जूस का अदर देन में प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? अल्कलिनिटी प्रोवाइड करना, विथ स्टैंड करना और उसके बाद वेरियस काम को करवाना. ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? Bile helps in emulsification of fats. Emulsification of fat means breaking large fat globule into smaller ones. ठीक है. अब देखो, एक तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन क्या हो जाएगा बाइल का? देखो, बाइल एक सूडो डाइजेस्टिव जूस है, वो नहीं पचा पा रहा है खाने को, क्योंकि उसमें ऐसे एंजाइम्स अवेलेबल ही नहीं है. भाई, देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स. अगर हम बात करें तो हमने क्या लिखा था? लिवर सिक्रीट बाइल जूस. बाइल इज सूडो डाइजेस्टिव जूस. सूडो मतलब फॉर बाइल हैविंग एज अ बिकॉज नेवर पार्टिसिपेट इन एक्चुअल डाइजेशन. एक चीज और लिख लो, एज हैविंग नो एंजाइम्स है ही नहीं. कॉपी के कहीं ऊपर लिखो इसको, अगर यहां जगह नहीं है तो. एज हैविंग नो एंजाइम. मुझे लगा मैंने आप लोगों को लिखवा दिया होगा, लेकिन ये पॉइंट क्या होगा? ज्यादा स्पेसिफिक है. आपको क्या होगा? बात ज्यादा समझ में इसी से ही आएगी. एंजाइम्स नहीं है तो डाइजेशन नहीं हो रहा. फिर क्या था कि आपको जो फूड रिसीव हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम बाद में होगा, लिवर पहले आएगा. तो जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है वो स्टमक से आ रहा है, एसिडिक है, इन्वायरमेंट को अल्कलाइन बना रहा है, विथ स्टैंड करना है. तो लिवर का बाइल गिरेगा और पीएच को एसिडिक से उठाकर अल्कलीन पे पहुंचा देगा. खाना वहां जमा रहेगा. अच्छे से रहो. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है कि एंजाइम तो है ही नहीं,
मैं क्यों रखना चाहती हूं खाने को जब मेरे अंदर उसे पचाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कुछ ना करके वो क्या कर रहा है, फैट को बिल्कुल इमल्सिफिकेशन में हेल्प कर रहा है कि थोड़ा सा बड़ा छोटे में टूट जाएगा, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं हट जाऊंगा, बाकी का काम करेंगे। बाकी का कौन काम करेगा? पैंक्रियास और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि बाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिवेट दी पैंक्रियास का पैंक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन का इंटेस्टाइनल जूस कि अब आप आओ और अपना काम स्टार्ट करो। जब तक लिवर का बाइल नहीं आएगा, मीडियम एल्कलाइन नहीं होगा, खाना नहीं स्टैंड कर पाएगा। खाना स्टैंड नहीं करेगा तो मान लो खाना स्टैंड नहीं कर रहा और उसने वॉल को जला दिया, आगे बढ़ गया, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर में चला गया, तो पैंक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे क्या आकर? तो एक्टिव कौन करेगा भाई? पैंक्रियाटिक जूस को कैसे पता चला कि मीडियम एल्कलाइन हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे पता चलेगा? इसलिए लिवर क्या करता है, अपना काम खत्म करने के बाद, जैसे बेसिक पीएच करवा दिया, एल्कलिनिटी करवाने के बाद क्या करेगा, इट एक्टिवेट द पैंक्रियाटिक जूस ऑफ पैंक्रियास एंड intestinal juice of small intestine that ready now get ready to do the work। तो तीसरा स्टेप क्या होगा? bile juice activates pancreatic juice of pancreas and intestinal juice of intestine। इसी को ही क्यों करेगा? क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस में तो आप वैसे ही पढ़ चुके हो कि सारे एंजाइम से पचाने के लिए, आप आगे देखोगे पैंक्रियास के पैंक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं फूड को पचाने के लिए। तो ले देखिए जो आखिरी डाइजेशन ऑफ फूड बचा हुआ है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट का इमल्सिफाइड फैट हो या फिर प्रोटीन हो, पैंक्रियास के पास तीनों एंजाइम में पचाओ, फिर आखिरी के स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों एंजाइम्स इसको आकर पचाएंगे, जब जाके फाइनल डाइजेशन होगा और विलाई इसको क्या कराएगा, एब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है, एंड इंटेस्टाइनल जूस ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, बोथ जूस having all the enzymes for full digestion, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? इसी के साथ हम लोगों ने अपने एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, सलाइवरी ग्लैंड भी साथ साथ में पढ़ना है, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कर लिया था, आज लिवर पूरा कर लिया है। लिवर में भी मैंने पैंक्रियास के बारे में लगभग आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पैंक्रियास बताऊंगी, पैंक्रियाटिक जूस बताऊंगी, देन लार्ज इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन, उसमें थोड़ा बहुत है, उसमें ज्यादा नहीं है, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके साथ आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग, फिर फाइनली एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये थोड़ा भारी टॉपिक था, ज्यादा है, बाकियों में भी चीजें हैं, पर उसमें जितने आपके एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से होगी मैं उतना ही बताऊंगी। स्टूडेंट्स मैं आपको ज्यादा ही बताती हूँ, क्योंकि जो रिदम आपकी 9th-10th में बन जाएगी ना बायोलॉजी पढ़ने की, वो आपको 11th-12th में बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्प करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।